तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो एस्ट्रोलॉजी में थ्योरी हर कोई करता है और बताने की कोशिश करते हैं कि ये प्लानेट यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा। गोचर में अगर कोई प्लानेट आपके लग्न के थ्रू जा रहा है तो क्या होगा। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शंस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वन लाइनर प्रेडिक्शन होता है। लेकिन रियल सेंस में अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहें तो हम किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। जैसे कहीं पे कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, भूकंप आने का कोई संभावना है, शेयर मार्केट कहाँ पे मूव करेगा, देश का आर्थिक स्थिति आने वाले साल में कैसे रहेगा, मैं लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट करना चाहता हूं तो कौन से साल में वो कर पाऊंगा, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम प्रेडिक्ट करने का बहुत तरीके का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आज मैं पहले वो टूल्स के बारे में बताऊंगा। टूल्स क्या होता है, जैसे कोई मैकेनिक जो किसी पर्टिकुलर सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कार मैकेनिक, कार का एसी मैकेनिक है, तो मैकेनिक कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एपरेटस यूज करता है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, नॉट खोलने के लिए। उसके पास कुछ ना कुछ होता है जो उसको यूज करके वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो अपना काम आराम से करता है। तो ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजर होता है, उनका जो विजडम है, जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, वो ही टूल है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस टूल का यूज समझने के लिए पिन पॉइंट कर देंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग जो है हर पर्टिकुलर आंसर को ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ आज जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे और हमारा पूरा डिस्कशन उसी के बेस पे होगा कि इंडियन शेयर मार्केट का क्या स्थिति है, कौन से चार्ट हमको रीड करना चाहिए उसको समझने के लिए, कौन सा ऐसा ईयर था जिसमें बहुत सारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को नुकसान हुआ था। जब आपका कोरोना हुआ था 2019-20 में, कोविड-19 कहते थे उसको, तो उसका शेयर मार्केट के ऊपर क्या असर था, लोगों का फाइनेंसेस कैसे बिगड़ गए थे। उस टाइम में कई सारे लोग जो बड़े टाउन से गांव में चले गए थे। तो अल्टीमेटली हमें उन सिनेरियोज को समझने के लिए जो टूल्स यूज करेंगे, वो आपका ये बेसिक टूल से शुरू होता है। तो सबसे बेसिक टूल जो है, हाउसेस फॉर फाइनेंशियल ग्रुप्स। तो कौन कौन से हाउसेस हमें देखना चाहिए, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 11th हाउस। किसी भी कुंडली में सेकेंड हाउस जो है, ये धन के भाव को रिप्रेजेंट करता है। बहुत तरह के धन होते हैं, लेकिन उसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने नहीं देता, अपने साथ बांध के रखता है ना। तो इसीलिए मूवेबल प्रॉपर्टी यूजुअली कैश है, शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा है, क्योंकि आज के डेट में 2 मिनट में आप शेयर मार्केट से पैसा निकाल सकते हो, 2 मिनट में शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। आपके पास खर्च करने के लिए जो पैसा है, या जो आप जानते हो कि मंथ एंड में आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी रिकरिंग इनकम, ये सारे कौन से हाउस से देखते हैं, सेकंड हाउस से। लेकिन जो आपका प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद। उसको सेल करने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा जो है हिसाब किताब करना पड़ता है, सिचुएशंस का इंतजार करना पड़ता है, बायर सेलर के बीच एग्रीमेंट्स होता है, बयाना दिया हुआ होता है। तो इसीलिए दैट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उस प्रोसेस से जो पैसा आएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ भाव फोर्थ हाउस है। किसी भी कुंडली में जो इसको हाउस आता है, तो वो क्या करेगा, सेकेंड हाउस से देखेगा वो कौन सा इनकम जो है रेगुलरली पा रहा है, कहाँ से वो रेगुलर इनकम आ रहा है। लेकिन फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा उसका जितने इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी उसका गाड़ी भी इसमें आएगा। आप कहोगे गाड़ी तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है,
लेकिन उसको आप एक दिन में सेल करके पैसा लाने के लिए कोशिश कर सकते हो, लेकिन यूजुअली लोग करते नहीं है। अगेन इट इज ए टेडियस प्रोसेस। तो जहां पे बड़े आराम से पैसा आ रहा है, जा रहा है, रेगुलरली आ रहा है, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, तो वो सारे पैसा सेकेंड हाउस से देखा जाता है। और जो पैसा ओवर द पीरियड आपको कुछ गेन दिला सकता है, या उसको आप रातों रात बेच नहीं सकते हो, उस सेंस में यूजुअली बेचा नहीं जाता है, उस सेंस में हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। तो फोर्थ हाउस से जो गेन होगा, हमेशा गेन सेकेंड हाउस से होता है, उस हाउस से रिलेटेड गेन, किसी भी हाउस से। जैसे मानिए मैं आपको कहूंगा कि आपके जो सैलरी मिल रहा है, वहां से गेन कैसे देखोगे, तो आपका आंसर होगा सर, सैलरी एक रिकरिंग इनकम है, हर महीने मेरे पास आता है, तो मैं जो है सेकेंड हाउस से उसको देख सकता हूँ। लेकिन मानो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो फिर सेवेंथ हाउस आपका बिजनेस का है, तो उससे सेकेंड हाउस जो है वो आपका बिजनेस से रिकरिंग इनकम को बताएगा। और आपको पता है बिजनेस में कभी भी इनकम स्टेडी नहीं होता, बिजनेस का जो इनकम है वो कभी भी स्टेडी नहीं होता। जबकि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट कर रखे हो, तो उससे जो आपका इनकम आ रहा है हर महीने, अगर वो आ रहा है, आपका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि आपका टेनेंट जो है रेगुलरली पैसा पेमेंट कर रहा है, तो भी वो सेकेंड हाउस है। तो ये रेगुलरिटी को आपको ध्यान में रखना है, जो बार बार आपके पास आता है और जिसको आप बड़े आराम से खर्च कर सकते हो, या किसी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो। तो आप देखिए फिफ्थ हाउस जो है फोर्थ से होने वाला गेन है, और फिफ्थ हाउस आपका इंटेलिजेंस भी है, आपका जो बुद्धि है ना, क्योंकि आपको पता है कब इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से शेयर चुनना है, या किस तरीके का स्किल को अचीव करना है। स्किल, मुझे कोई पर्टिकुलर ज्ञान हासिल करना है और उसको यूज करना है, तो उससे जो पैसा कमाओगे वो भी फिफ्थ हाउस है, अपने स्किल से। तो एक मैकेनिक जो पैसा कमाता है, क्योंकि वो रिकरिंग इनकम नहीं है उसका, कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, किसी दिन पता चला उसने 10,000 भी कमाया, किसी दिन बेचारा कुछ कमाया ही नहीं, लेकिन वो सारे स्किल के वजह से कमाता है। तो वो जो पैसा है उसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ऐसे ही कई बार क्या होता है, हमें मेहनत करना नहीं पड़ता है और अपने आप हमें पैसा मिल जाता है। कई बार ऐसे पैसा मिलते हैं जो अचानक से मिलते हैं हमें, वो सारे एट्थ हाउस से देखा जाता है। जैसे मानिए किसी के नाम पे आपने इंश्योरेंस कर रखे हो, नौकरी आप हो, और कोई अनहोनी हो जाता है, तो आपको उसके बदले जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा वो भी एट्थ हाउस से आप देखोगे। Please don't eat that, Baji. I don't want it. आपके I'll eat कोई it for रिलेटिव next वगैरह time. हैं, I'll toss it right now. Just don't जो eat भी it है, like this. जो भी आपका इनकम है, अगर वो एट्थ हाउस से आप देख रहे हो, अचानक से कोई शेयर में इन्वेस्ट किए हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, और आपने देखा रातों रात वो शेयर 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो यूजुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे होता है कि जो आप ऑप्शंस खरीदते हो, एक दिन में 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना भी होने का ऑप्शंस है। जबकि शेयर मार्केट में सेबी एक लिमिट लगा रखा है, तो बड़े कंपनी का शेयर एक दिन में कभी भी डबल नहीं होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 20% तक बढ़ेंगे, इसको अपर सर्किट कहते हैं। कुछ शेयर है जिसमें 10% का अपर सर्किट होता है, कुछ में 5% का होता है। तो शेयर कभी डबल नहीं होते, लेकिन ओवर द पीरियड भी कुछ शेयर से जो डबल हो सकते हैं। तो वो जब आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपोनेंशियल इनकम मिलता है, जितना इन्वेस्ट किया उससे बहुत ज्यादा, आपके मेहनत कुछ नहीं लगाए, किस्मत साथ दे दिया, तो वो सारे इनकम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो एट्थ हाउस का गेन है कि नहीं वो भी आपका भाग्य बताएगा, जो नाइन्थ हाउस है, क्योंकि हर हाउस का जो रिलेटेड सेकेंड हाउस है वो उसका गेन को बताएगा। आपका पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस है, तो आप कितना पैसा कमाओगे सेकेंड हाउस बताएगा। आप फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा, और आपका पैसा कमाने का जो कैपेबिलिटी है सेकेंड हाउस से। आपके प्रॉपर्टी वगैरह से कैसे इनकम मिलेगा आपको, तो फिफ्थ हाउस बताएगा। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी है, उसका नेक्स्ट हाउस से पैसा पता चलेगा कि प्रॉपर्टी कितना पैसा दिलाएगा। जैसे इंश्योरेंस हो गया, एजेंट कोई बना है तो उसको जो कमीशन मिलता है, या कोई ऐसा चीज जिसमें आप पैसा कमा रहे हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एट्थ हाउस है, तो जो एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से पैसा कमा रहा है, उसका एट्थ हाउस बताएगा कि क्या स्ट्रेंथ है, कैसे पैसा कमाएगा। लेकिन अमाउंट कैलकुलेट करना है, जानना है अच्छा स्थिति है कि नहीं,
तो आपको 9th हाउस वो पैसा दिलाएगा, क्योंकि वो 8 से सेकंड है। ऐसे ही आप जो भी जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, अपने जो स्टेटस बनाने के लिए आपका एक पहचान है कि हाँ जी ये प्रोफेसर साहब हैं, ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ये एक जो है शेयर ट्रेडर हैं, ये एक बड़ा बिजनेसमैन है। तो ये हमारा स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ हाउस है 10th हाउस। तो उससे सेकंड हाउस 11th हाउस, इसको भी हम लोग जो है देखते हैं कि उस तरीके के आपका जो असाइनमेंट्स हैं वहां से आप कैसे पैसा कमाओगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले किसी भी इंसान का पैसे को जानना है तो उसके कुंडली से सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस को स्टडी करना आना चाहिए। तो ये जो स्टडी है ये आपका पहला रूल है, सबसे पहला रूल, कि आपको इनका वैल्यू समझना है। अगर आपका सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रांग है तो आपको रेगुलर इनकम मिलेगा। 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो आप जो भी स्किल सीखोगे उससे पैसा कमाओगे, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होगा उससे पैसा कमाओगे। 9th हाउस अगर अच्छा है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोगों को भाग्यवान कहते हैं। पता चला हो गया कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए, बहुत कोशिश करके उसको एंट्री मिल गया, किस्मत का बात है। लाखों करोड़ों लोग कोशिश करते हैं, आप गए और वहां पे आपने 2-4 सवाल का सही आंसर दिया, 2-4 जो है आपका कोई गेस्ट है, फ्रेंड है, उन्होंने हेल्प कर दिया, पता चला आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया। अब ये जो स्किल है ये एक्चुअल में भाग्य का दिया हुआ स्किल है, इंट्यूशन बहुत काम कर रहा है। तो वो जो इनकम है उसके लिए एक्चुअल में कोई रेगुलर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि रोज रोज आप जाओगे और कौन बनेगा करोड़पति खेल के हर हफ्ते कुछ जीत के आ जाओगे। इट इज ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके का सिचुएशन हमेशा 8 नंबर घर से देखा जाता है, जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे। जेब में 10 रुपए नहीं है, आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया, तो आपका फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आपने सोचा नहीं था कि मैं 10,000 रुपए का कोई चीज खरीदा हूं और रातों रात वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। सुबह आपने देखा मार्केट खुला और आपका पैसा 1 लाख हो गया है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज 9th हाउस से आप देखोगे, जिसके साथ आप ये कह सकते हो अरे मेरे किस्मत में यार इस तरीके का चीज भी था। और 11 जो है लेखा जोखा है आपका एक्चुअल इनकम का। और एक्चुअल इनकम क्या है? एक क्लर्क जो है 50,000 कमा रहा है लेकिन 45,000 खर्च कर रहा है, और आप जो है 2 लाख कमा रहे हो और 1,95,000 खर्च कर रहे हो। तो आप बताओ किसका इनकम ज्यादा है? हाँ जी, सर एनीबॉडी का यू कैन से। प्रॉफिट ज्यादा। तो किसी का भी इनकम ज्यादा नहीं है, दोनों का सेम है। ठीक है, 5,000 रुपए जो है वो आपका इनकम है 11th हाउस। यानी खर्च करने के बाद जो भी चीज बचता है वो आपका 11th हाउस है। तो इसीलिए जो 10 लाख कमा रहा है और 11 लाख खर्च कर रहा है वो गरीब है, जो 10,000 कमा रहा है और 1,000 खर्च कर रहा है वो उससे ज्यादा अमीर है। आपको ये बात को समझना होगा। तो ये जो डिफरेंस है इनकम और एक्सपेंडिचर का, ये 11th हाउस से पता चलता है। इसको आय का भाव कहा जाता है, और आय का मतलब इनकम होता है। और वो जो इनकम है एक्चुअल में द सैलरी यू आर गेटिंग माइनस द एक्सपेंडिचर, रियल सेंस में वही इनकम है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, पहले ये हाउसेस को टूल के हिसाब से इजी मत समझना, दे आर वेरी सीरियस थिंग्स। तो हम क्या करेंगे जब स्टडी करेंगे, तो मैं अभी सारे कंट्रीज का चार्ट भी आपको दिखाऊंगा कि इंडिया का देखिए जी सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस। अमेरिका का देखिए 9th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, जो भी हाउसेस है फोकस मैं उस पर करूंगा। और मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है जिसके वजह से एक बहुत रिच है और एक बहुत ही पुअर है। तो हम अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम को देखेंगे। जैसे मानिए इंडिया का इनकम है, कोई बता पाएगा हमारा मैक्सिमम इनकम कहाँ से आता है? कहाँ से आता है हमारा मैक्सिमम इनकम? एग्रीकल्चर। तो देखिए इसका लॉजिक यही है, जाहिर सी बात है देश के बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ 2 जगह से इनकम आता है, एक तो एग्रीकल्चरल इनकम और दूसरा डेयरी से इनकम। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल रखते हैं और दूध बेच के भी पैसा कमाते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स भी कमाते हैं। तो यूजुअली हमारा शुरू में जो कॉम्बिनेशन था वो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का था। लेकिन आप देखोगे जो नेशनल वेल्थ है
वो एक्चुअल में आज के डेट में जो रिच कंपनीज अपने पास पैसे रखे हैं वो नेशनल वेल्थ नहीं है। अभी कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, या एलआईसी कह सकते हैं, या आप एसबीआई को भी एग्जांपल में ले सकते हैं, या टाटा मोटर्स, टीसीएस, जो बहुत लाखों का कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट का पैसा कौन सा है? अगर गवर्नमेंट ने उसमें कुछ शेयर कर रखा है, शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो वो उसका पैसा है। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम को चलाता है। तो उस बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई के थ्रू जो भी उसने इन्वेस्ट किया है, जो भी उसने रेगुलेशंस बनाया है, वहां से गवर्नमेंट का इनकम आता है। जो भी सर्विसेज बिजनेस वगैरह लोग करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उनके ऊपर टैक्स लगाता है। तो वो भी जो है गवर्नमेंट का पैसा है, जो टैक्स के थ्रू उसको मिलता है। तो आप देखिए, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आप सैलरी पाते हो, आपका कुछ टैक्स में कट जाता है। आप बिजनेस करते हो तो आपका टर्नओवर के बेस पे आप जीएसटी प्रोवाइड करते हो। जो इंसान खरीदने जाता है उस प्रोडक्ट के बेस पे वो भी कुछ टैक्स देता है। तो वेरियस सोर्सेस ऑफ टैक्स इज देयर। गवर्नमेंट उससे पैसा कमाता है। और गवर्नमेंट कहाँ से देखते हैं? गवर्नमेंट इज सीन फ्रॉम द प्लैनेट सन। सूर्य जो है गवर्नमेंट को दिखाता है। तो गवर्नमेंट का इनकम को कहाँ से देखोगे? सूर्य से, सेकेंड हाउस से। बहुत ही सिंपल है, सूर्य से सेकेंड हाउस, क्योंकि सेकेंड हाउस पैसे का भाव है। अभी मैं आपको कहूंगा, आपका स्पाउस कुछ जॉब कर रही है, उनको भी तनख्वाह मिल रहा है, कहां से देखोगे? सिंपल है, स्पाउस को सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। तो उनका जो रिकरिंग इनकम है वहां से सेकेंड हाउस में, यानी 8 नंबर घर से देखोगे। स्पाउस कितना पैसा बचाती है मैं पूछूंगा, तो आप कहोगे सर 11th हाउस के लिए आप ऐसे बता रहे थे, उससे पता चलता है कि वो पैसा बचा रही है कि नहीं बचा रही है। तो 5th हाउस से पता चल जाएगा कि वो कितना पैसा बचाती है। तो ये यूजुअली जो लॉजिक है ना, हम उसको कंट्री के भी चार्ट बना के देखेंगे। तो कंट्री के चार्ट बनाने के लिए आप कहोगे सर टाइम कैसे लेंगे? अपना कुंडली बनाने के लिए तो आप टाइम ले लेते हैं, जन्म का समय ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्थान ले लेते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हो, टाइम ले लेते हो। तो समय हो गया आपका दो तरीके का, एक तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, एक टाइम ऑफ बर्थ हो गया, और तीसरा हो गया प्लेस। तो इंडिया का चार्ट कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है, इंडिया जब बनेगा तो इंडिया का कैपिटल जो है हमेशा लियो लग्न से देखा जाता है। किसी भी स्टेट का, नेशन का कैपिटल को लियो से देखा जाता है। लियो जो है सिंह राशि, सूर्य का राशि है, और वो राजधानी है। अगर आपका लियो साइन 10 नंबर घर में होता है, तो इसका मतलब है आपको आंखें बंद करके कोई ना कोई कैपिटल सिटी ढूंढ लेना है जहां पे आप किस्मत आजमाओगे। 8 नंबर घर मानो लियो साइन है, तो जो इनकम बिना मेहनत के मिलेगा, कमीशन से मिलेगा, स्पाउस से मिलेगा। आप समझ जाओ, अगर आपका स्पाउस किसी तरीके से इन्वॉल्व है किसी कैपिटल सिटी में, तो आपको पैसा मिलेगा। सूर्य का स्थिति अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। सूर्य जो है गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए सारे चीज में आपको इस तरीके का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यूज करना है। ऐसे ही कोई ऐसा कंपनी है जिसमें एक्चुअल में वो लेबर इंटेंसिव कंपनी है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है? उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत लोग काम करते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसके अंडर बहुत सारे सर्वेंट्स काम करते हैं। तो ये सर्वेंट्स कहाँ से पता चलते हैं? शनि से, सैटर्न। तो सर्वेंट से जो आपको इनकम मिलेगा, जैसे मानो 100 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको 300 रुपये पगार दे रहे हो, लेकिन वो रोज आपके लिए 500-700 रुपये एक्स्ट्रा कमाते हैं। तो उनका जो इनकम है वो सर्वेंट से सेकेंड हाउस, यानी सैटर्न से सेकेंड हाउस। आपके माता ने कुछ पैसा फिक्स कर रखे हैं और आपको वहां से पैसा मिल रहा है, तो चंद्रमा से सेकेंड हाउस। आपके पापा ने कुछ पैसा फिक्स कर रखे हैं, वहां से आपको पैसा मिल रहा है, तो सूर्य से आपका सेकेंड हाउस। तो आपको ये कॉमन लॉजिक जो है पहले लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर कंट्री के चार्ट को देखेंगे, उसमें जो टाइम लेंगे उसका इंडिपेंडेंट टाइम चार्ट हमें लेना है, डे ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके कैपिटल को उसका जो है प्लेस करके हमें लेना है कैपिटल।
तो इंडिया के लिए जब चार्ट बनाओगे तो 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे, तो 12 बजने के बाद 15 शुरू होता है, तो इसीलिए उसका टाइम डे ऑफ 15 होगा। जैसे मानिए 12 बज के 1 मिनट हुआ रात का, या 1 सेकेंड हुआ, तो हम उसको 12 AM लिखेंगे और 15 का डेट डालेंगे उसमें। अब आप पूछोगे सर टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालोगे, तो टाइम ऑफ बर्थ ये है, और जो डे था 15 अगस्त 1947 हो गया। अब उस चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे उसके डिटेल समझने के लिए कि इस देश का फाइनेंसेस किस तरीके का होगा, कौन से हाउस है जिसको यूज करके एक्चुअल में ज्यादा फाइनेंसेस क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे ही हम लोग चाइना का चार्ट लेंगे, यूएस का चार्ट लेंगे, और देखेंगे कि ये जो रूल्स है ये कितना दूर तक एप्लीकेबल है। तो ये आगे चल के मैं सारा बताऊंगा आपको। इन 4 हाउसेस अपना अपना कुंडली में भी जाके देखना है, और मैं हर जगह पे जहां एप्लीकेशन बताऊंगा तो मैं एक बार आपको रिव्यू भी कराऊंगा कि क्या है। तो आप देखिए, एक होता है कालपुरुष कुंडली, जिसमें आपका पहला हाउस जो होता है वो एरीज हाउस होता है। तो आप जब उसको देखोगे तो सेकेंड हाउस का स्वामी कौन बनेगा कालपुरुष कुंडली में? वीनस। वीनस बनेगा। तो देखो यहाँ पे वीनस है, वीनस। ऐसे ही कालपुरुष कुंडली 5th हाउस का स्वामी कौन बनेगा? सूर्य। सूर्य। सूर्य तो सूर्य इसीलिए सूर्य लिखा हुआ है। 9th हाउस का स्वामी कौन बनेगा? जुपिटर 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 लिखा हुआ है। 11th हाउस का स्वामी कौन बनेगा? सैटर्न सैटर्न यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब आप फाइनेंशियल ग्रोथ का बात करते हो तो सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जिसका अपना रूल होता है ना। जिसका जितना ज्यादा पेशेंस, सैटर्न उसको उतना ज्यादा फाइनेंसेस देता है। लेकिन क्विक फाइनेंसेस का बात करें तो सेकेंड हाउस में एक्सल्टेड कौन होता है? मून। काल में तो चंद्रमा लिखा हुआ है ना। 5th हाउस में कोई एक्सल्टेड नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। 9th हाउस में भी कोई एक्सल्टेड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे जुपिटर है। 11th हाउस में भी कोई एक्सल्टेड नहीं होता, ठीक है। अब कह सकते हैं लोग राहु हो सकता है, केतु हो सकता है, इस तरीके का बात होता है 9th हाउस के लिए सैजिटेरियस में। लेकिन राहु केतु छाया ग्रह हैं, उनका सारा काम सेकेंड और 8th एक्सिस में ही होता है। अनएक्सपेक्टेड चीजें केतु प्रोवाइड करता है ना। लाइफ में बहुत डिफिकल्ट और बहुत अच्छा पीरियड केतु का कैपेसिटी है। और केतु स्कॉर्पियो साइन से जुड़ा हुआ साइन है, और स्कॉर्पियो जो है आपका एस्ट्रोलॉजी का भी साइन है। स्कॉर्पियो जो है आपका किसी तरीके का मेहनत के बिना किसी तरीके का इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आप उसको पूर्वानुमान नहीं कर सकते हो कितना मिलेगा। वो किस्मत के हाथ में है। आपको लगेगा मैंने 300 रुपये लगाया था 1000 रुपये हो गया, लेकिन दैट कैन बी ऑल्सो 1 लाख। और ऐसे सिचुएशंस होते रहते हैं। तो आपको पहले तो इनके पावर को समझना है, और फाइनेंशियली कैसे आप अपने आप को इंप्रूव करोगे उसको फोकस करना है। तो हम इस हाउसेस को और इन प्लैनेट्स को देखेंगे सीरियस, ठीक है। अब आप देखिए हमें फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कैसे चार्ट एनालिसिस करना है। पहले लग्न ऑफ इंडिया, क्योंकि हम सारे जो है भारतवासी हैं, तो भारत माता का जो चार्ट है उसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जब जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, क्या वो क्राइसिस को इस चार्ट से हम स्टडी कर सकते हैं। तो आपको पूछूंगा मैं कब कब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो आप अभी कहोगे सर 2019 में हुआ था। 19-20 में कोरोना के वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। यहां तक कि कई लाख लोगों को खाना भी नहीं मिला, जिसके वजह से वो बड़े बड़े टाउन से अपने गांव चले गए। बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के, जॉब छोड़ के, क्योंकि कई लोगों को जॉब से निकाला भी गया था। कई लोगों के पास पैसा ही नहीं था, कई लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए। तो देश में इस तरीके का हालत हुआ था कि उस हालत में यूजुअली लाइफ बच जाए वो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट था। हर इंसान वही चाह रहा था। और आपने देखा होगा उस टाइम में सबसे ज्यादा रूल ब्रेक हुआ था। यानी कई बार पता चला कि जो एम्बुलेंस में काम कर रहा है वो लाश को घर तक पहुंचाने के लिए भी 30,000 40,000 डिमांड कर रहा है। और कई लोग ऐसे करते थे हॉस्पिटल में जाके कई लोगों का वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है बंद कर देते थे ताकि वो इंसान मर जाए
और उसका लाश को घर तक डिमांड करके पहुंचा दे और पैसा ले ले। लोग गिरफ्तार भी हुए थे। कई जगह पे लोगों को कोरोना चेक करने के नाम पे उनके जो बॉडी पार्ट्स है उसका भी तस्करी बड़े लेवल पे हुआ था। आपको पता होगा एक रामडेसिविर मेडिसिन था जो 10 रुपए का मेडिसिन था, लेकिन उसका सेलिंग जो है 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए में भी हुआ था। तो जो आपदा में अफसर कहते हैं, ऐसा अफसर कौन निकालते हैं? राहु। और जो आपका बीमारी होता है जो फैलने वाला संक्रमण, केतु। तो राहु और केतु जब भी सीरियसली ऑपरेट करें किसी भी चार्ट में, तो आप समझ जाओ रूल ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके का हालत पैदा होगा जिसको कंट्रोल करना यूजुअली संभव नहीं होता इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आप एक हिसाब से हतोत्साहित हो जाओगे कि करना क्या है, मुझे किस तरीके से इसको निपटना है। कोई लोग भाग रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई किसी का चोरी कर रहा है। तो देश का ये हालत जो हुआ था, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो क्राइसिस है उसके साथ एक्चुअल में कौन कौन से प्लानेट हैं जो क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके का क्राइसिस। तो मैंने जो स्टडी किया 2008 का मार्केट क्रैश, 2016 में जब नोटबंदी हुआ था तब भी मार्केट जो है क्रैश हुआ था। ऐसे ही आपका 1994 में मार्केट क्रैश हुआ था। तो ये सारे चीजों को हम डीपली एनालिसिस करेंगे जब जब क्लासेस होगा। तो मैं कई चार्ट शेयर करके आपको बताऊंगा और हम उसमें से इन्हीं चार्ट को देखेंगे। अब एनुअल चार्ट क्या होता है? तो आप जिस दिन पैदा हुए हो हर साल अगर उसी दिन को मैं एक इनपुट के तौर पे ले लूं और आपका प्लेस को वहीं रखूं, जैसे मानिए मेरा 1977 में बर्थ है और सुंदरगढ़ में मैं पैदा हुआ था सुबह 7:15 अब मैं क्या करूंगा 2025 उसके बाद आपका 26 नवंबर कर दूंगा और टाइम वही रखूंगा और प्लेस वही रखूंगा। तो मेरा कौन सा चार्ट बन जाएगा? एनुअल चार्ट बन जाएगा। तो इंडिया का एनुअल चार्ट बनाना है तो आप 15 अगस्त कर दोगे, लेकिन 47 के जगह पे कौन सा लगाओगे? 2025 टाइम वही रखोगे तो आपको अगस्त के बाद जो हालत है वो मिल जाएगा चार्ट। तो हमें दूसरा चार्ट ये लेना है जिसको एनुअल चार्ट कहेंगे, है ना। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि इंदु लग्न और आरूढ़ लग्न क्या होता है। आप देखो कई कंपनी है जिनका इमेज सबसे बड़ा होता है। जैसे मानिए अभी मैं कहूँगा टाटा कंपनी है तो टाटा का जो टी लिखा होता है, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ या कोई दूसरा कंपनी उस टी को यूज कर सकता है? तो आप कहोगे अरे सर बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगा, कर भी सकते हैं टी को अलग तरीके से लिख के। लेकिन अब वो जो टी है ना वो सिर्फ टी नहीं है, वो टाटा कंपनी का एक्चुअल में पहचान है, लोगो। जबकि उसमें ना तो कोई एसेट है ना तो कोई उसमें वैल्यू छुपा हुआ है। आप सिर्फ पेपर में भी टी का प्रिंट लगा के भी लगा दोगे तब भी लोग देख के कहेंगे ये टाटा कंपनी है, टाटा का कार है, टाटा का प्रोडक्ट है। तो ये जो आपका लिखा हुआ चीजें हैं वो उसका इमेज है और इमेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब मानिए मैं अभी एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि भाई मेरे को एस्ट्रोलॉजी आता है, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा सकता हूं, लेकिन जब तक मेरा इमेज नहीं बनेगा तब तक मैं एक सिंपल सा एस्ट्रोलॉजर हूं जो 10-12 लोगों को पढ़ाता है, 20-25 लोग एडमिशन करते हैं, लेकिन दैट विल ऑल्सो क्रिएट ए ब्रांड वैल्यू फॉर मी ओवर द पीरियड। तो अपना अपना आरूढ़ लग्न बताएगा कि आपका ब्रांड कितना बड़ा है। जैसे अभी आपने मूवी देखा था पुष्पा 1 और पुष्पा 2, तो उसमें ब्रांड को लेके एक बहुत बड़ा डायलॉग था, ब्रांड। तो सबका अपना अपना ब्रांड होता है। कई ऐसे भी कंपनी होते हैं जिसका नाम सुनते ही हम पूछते हैं भाई ये कौन सा ब्रांड है। तो यूजुअली हमारे देश में 90% लोगों का जो ब्रांड है वो उसी तरीके का है, उनका कोई पहचान नहीं है। लेकिन वो आरूढ़ लग्न बताएगा कि कहाँ से पहचान बनेगा, कौन से कंपनी का इमेज इतना अच्छा है जो एक पर्टिकुलर टाइम में उस कंपनी के शेयर का इंप्रूवमेंट का हिंट दे सकता है। और एक दूसरा लगन है इंदु लगन। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, पैसे का कारक चंद्रमा है, क्योंकि सेकेंड हाउस जो पैसे का घर है, धन का भाव है, उसमें सबसे पावरफुल कालपुरुष कुंडली में जो प्लानेट होता है वो होता है चंद्रमा। जो आपका टॉरस साइन है वो सबसे लग्जरियस साइन है,
महारानी का जो हाउस होता है, जो फैसिलिटीज होता है, लक्ष्मी माँ का जो वरदान होता है, शुक्र ग्रह का जो स्थिति होता है, उस हाउस का नाम वृषभ राशि और कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस है। वहां पे चंद्रमा सबसे पावरफुल होते हैं, एक्सल्टेड। तो इसीलिए हिंदू लगन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदू लगन को स्टडी करेंगे कि इंडिया का हिंदू लगन क्या है। तो हिंदू लगन आपको बताएगा कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। यूएस में हिंदू लगन क्या है, क्या यूएस उस पर्टिकुलर फील्ड में पैसा कमाता है। किसी भी छोटे कंट्री का, बड़े कंट्री का जिसका इंडिपेंडेंस रिकॉर्ड है, हम लोग उसको कई सारे सोर्सेस से लेंगे, डिस्कस करेंगे, और हम वहां पे छुपा हुआ कारण को देखेंगे। क्योंकि जब इंडिया ग्रो करेगा तब आप भी ग्रो करोगे। ये इंडियन शेयर मार्केट 1994 में सिर्फ 3,000 का था, जो आज के डेट में 25,000 का वैल्यू है। और 2009-10 में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं था, 4-4,500 रुपए का था। यानी आप सोचो कि सिर्फ 15 साल में आपका जो पैसा है वो 3 गुना हो गया। अगर आपने 3 गुना कह रहा हूं, 5 गुना हो गया, 5,000 से 25,000 में आ गया। तो आपको ये भी देखना होगा कि ऐसे क्या स्थिति है कि जहां से हम लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो शेयर मार्केट को रेगुलर करने वाला बॉडी है, उसका ऑफिस बॉम्बे में है। तो मैं बताऊंगा सबसे पहले कब ये ऑफिस बना था, क्या टाइमिंग था, और शेयर मार्केट का चार्ट उस दिन का बनाने के लिए भी कैसे हम टाइमिंग लेंगे। तो इसके लिए जो रेफरेंस सोर्सेस है वो कोई क्लासिक में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने 1900 कुछ मसीहा में इसको बनाए हो, 90 में, 94 में, तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट का चार्ट जो है आपको 90 के बाद कई सारे मेरे पास बुक्स हैं और एस्ट्रोलॉजी के इनपुट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप शेयर मार्केट का चार्ट बनाओगे। और ये हमारे लिए पूरा यूनिक स्टडी होगा, क्योंकि ये जो चार्ट है इसके स्टडी के बेस पे बहुत सारे प्रेडिक्शंस किया गया है। और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि 2025 का क्या मार्केट का स्थिति होगा। कोई 1990 में प्रेडिक्ट कर रहा है, 2000 में प्रेडिक्ट कर रहा है। और जिन महानुभवों को आज के डेट में हम एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मास्टर कहते हैं, जैसे मैं मानता हूं 2-4 ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, डिवाइन एस्ट्रोलॉजर्स। मैं हमेशा कहता हूं परम पूज्य के.एन. राव सर, मैं बार बार रेफर करता हूं। ऐसे ही आप लोग देखोगे जहां जहां पायोनियर्स हैं, जैसे केपी मेथड का पायोनियर है तो कृष्ण मूर्ति पद्धति कहते हैं, उसका जो बनाने वाले हैं वो भी कृष्ण मूर्ति हैं। उनका बी रमन जी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के किताब लिखे हैं, दिग्गज हैं। और ये लोग क्या किए हैं, इंडिया में नहीं, एस्ट्रोलॉजी को यूएस यूके ऐसे जगह पे फेमस बनाए हैं, और इनको अथॉरिटी कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के। इसमें हमें बहुत सारे चीज पता नहीं होता है, जिसके वजह से हम यूजुअली सोचते हैं कि इसके आगे ज्ञान का गंगा बहता नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ आवर ओन इग्नोरेंस। हम लोग हमेशा ज्ञान को एक लिमिट में रखते हैं और उस लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन ये वो महानुभव हैं जो उस लिमिट को क्रॉस करके दुनिया के पटल पे एस्ट्रोलॉजी को रखे हैं। और एस्ट्रोलॉजी जिसको लगता है सिर्फ एक प्रेडिक्टिव साइंस है, मैं बीइंग ए फिजिक्स प्रोफेसर ये बताना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज होली बेस्ड ऑन द रोटेशनल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड अस। और ये एक फिक्स साइंस है। फिक्स इन द सेंस हमें एग्जैक्टली पता है कि आज से 200 साल बाद एक पर्टिकुलर जगह पे सूर्य किस टाइम में उगेगा। हमें यह पता है 200 साल के बाद जुपिटर का पोजीशन स्पेस में कहां पे होगा। तो ये सारे चीजें जो एक पीरियोडिक मौसम के साथ बेस्ड है, अगर वो एक्चुअल में चार्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो डेफिनेटली उनका जो पोजीशन आगे चल के आएगा वो भी हमें प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो पहला बात है कि प्रेडिक्शन का रूल को समझना है तो आपको ये चीजें समझना होगा कि आपके चार्ट में
या किसी पर्टिकुलर कंट्री के चार्ट में ये जो हाउसेस है उनके स्वामियों का क्या रिलेशनशिप है। जैसे मैंने बोला, सेकंड का स्वामी वीनस होता है कालपुरुष कुंडली में, चंद्रमा एक्सल्टेड होता है। फिफ्थ का स्वामी सूर्य होता है। नाइन्थ का स्वामी जो है आपका जुपिटर होता है। 11वें का स्वामी शनि होता है। तो आपको देखना होगा कि इनका एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या है। इंडिया चार्ट में इनका रिलेशनशिप क्या है, क्या एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद एक आता है एस्पेक्ट, ये हाउसेस के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट का दृष्टि है। तो हम लोग दृष्टि को कैसे कहते हैं, जैसे मानो आपका सिगरेट पीने का बुरी आदत है और आपके पापा आपके सामने बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे हैं कभी भी सिगरेट पीने का गलती नहीं करेंगे। इस जमाने का कर सकते हैं, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले सपने में भी सोचेंगे तो चपेट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, पिता आपके साथ नहीं है बट ही एज ए दृष्टि ऑन यू, आपको देख रहे हैं, वीडियो कॉल पे हैं, आपको कोई देख रहा है, आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, स्पाई की तरह पीछे पड़ा हुआ है, तब भी हम कहेंगे दृष्टि है उसका। तो इन हाउसेस के ऊपर जो भी प्लैनेट का दृष्टि होता है उस हाउस को अच्छा करता है या खराब करता है। जैसे हम नजर दोष का बात करते हैं, कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन होता है चार्ट में, ऐसे लोग नया कपड़ा पहन के कोई पार्टी में चले गए तो वॉमिटिंग होता है आते ही। कई बार कोई उनका तारीफ कर दिया तो उनका तबीयत अचानक से खराब हो जाता है। ये सारे दृष्टि जनित दोष है। किसी का दृष्टि है और आपका उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि उस जो नेगेटिव दृष्टि को एक्चुअल में बर्दाश्त कर पाओ। तो हम उस दृष्टि के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से प्लैनेट इस हाउसेस पे देख रहा है, उसका क्या दृष्टि है। मैं बार बार कहता हूं कि जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता उसके बावजूद भी वो सिर्फ 2-3 चीजों को देख के ना एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकता है, और ज्ञान कभी खराब नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तो बिल्कुल ही खराब नहीं होता। षडबल और भाव बल, सिर्फ इतना अगर उसने देख लिया चार्ट पे ना, उतने में ही उसको और कुछ चाहिए नहीं, सेकंड कौन है, फिफ्थ कौन है, नाइन्थ कौन है, इसी को यूज करके वो देख लेगा कि कौन से प्लैनेट बली है और कौन से घर का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग इसका अलग से डिटेल स्टडी करेंगे। जो भी मुझे पूछ रहे थे सर क्लासेस कैसे होगा, टॉपिक क्या होगा, कोर्स क्या होगा, तो ये सारे एक एक टॉपिक होंगे। और मैं इसके साथ इंडियन चार्ट, यूएस का चार्ट, चाइना का चार्ट शेयर करूंगा और उनका बर्सफल शेयर करूंगा, जिसमें उनका इकोनॉमिक ग्रोथ का पटरी में आना या एक तरीके से स्टेडी ग्रोथ का शुरुआत हुआ था। तो हम उसको स्टडी करेंगे एक के बाद एक, है ना। अब हमारे लिए जो रूल्स है उसको भी याद रखना है। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा रूल, और ये रूल कभी भी फेल नहीं होता, व्हाट हैपेंस वंस विल अगेन हैपन। आपके लाइफ में जो एक बार हुआ है वो दोबारा जरूर होगा। तो अभी कोई मजाक करने के लिए बोलेगा सर एक बार शादी हुआ था क्या दोबारा होगा। अब मैं शादी के लिए तो कोर्स किया नहीं हूं, है ना। ये कोर्स जो है शेयर मार्केट और आपका इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने कभी किस्मत के धनी बने हो, एक बार मौका मिला है आपको कहीं से अच्छा इनकम का, तो यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन, आपको दोबारा भी मौका मिलेगा। आपके साथ कोई एक बार चीटिंग हुआ है तो लाइफ में वो एक बार नहीं होगा, कोई दूसरी बार भी आपके साथ होगा। आपको कोई पर्टिकुलर जॉब मिला है तो आपको लाइफ में जॉब हो, बिजनेस हो, दोबारा भी मिलेगा। जिसको बिल्कुल नहीं मिला है उसका नहीं मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसको याद रखना है, व्हाट हैपेंस वंस विल अगेन हैपन। जो एक बार हुआ है वो दोबारा भी होगा। तो अगर आपने देखा कि एक शेयर जो है 20% बढ़ा है, फिर वो आके रुक गया है, तो दोबारा भी 20% बढ़ेगा। इसको यूज करेंगे। जो आपका इंट्यूशन है, कई बार हमें लगता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं करते। इंट्यूशन, इंट्यूशन का किंग है केतु। केतु आपका वो नैसर्गिक प्लैनेट है जो 8th हाउस को अपना मानता है, जो प्रेडिक्शन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, जो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, जो कंप्यूटर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, वो सारे केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु ध्वज भी है, तो जिसका सूर्य के साथ केतु का कॉम्बिनेशन होगा तो ग्रहण दोष तो होगा, लेकिन उसके स्टेटस एक दिन ऐसा आएगा जहां पे परचम लहरेगा उसका,
बहुत ही रिनाउंड पोजीशन में वो पहुंचेगा, क्योंकि केतु ऐसा प्लानेट है, अगर उसको आपने अच्छा कर दिया तो आप पहले से ही चीजों को अनुमान कर पाओगे कि हाँ जी ये होने वाला है। लेकिन खाली अनुमान करने से कुछ नहीं होता, जब आप अपने ज्ञान को अप्लाई करते हो तभी कुछ होता है ना। मेरा पहले से अनुमान था आज कि जो टाटा मोटर्स का 3 रुपए का ऑप्शन है, वो ऑप्शन जो है अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, इंट्यूशन था। लेकिन मैं डर के मारे क्या किया, सिर्फ उसमें 6,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट किया, और सुबह जैसे ही वो 7 रुपए हुआ मैंने सेल कर दिया। यानी मैं जो है 2,000 के हिसाब से 8 में मल्टीप्लाई कर दो, 8,000 रुपये कमाया मेरे इंट्यूशन के वजह से। लेकिन वो कहाँ पे गया, वो 3 रुपए वाला 9 रुपए पे गया। तो अगर मेरा इंट्यूशन पे इतना ज्यादा भरोसा होता तो मैं क्या करता, 3 रुपए में 3 लाख रुपए लगा लेता, और शाम तक जो है मैं जो है 27 लाख रुपए कमा के एस्ट्रोलॉजी बंद कर देता और एस्ट्रोलॉजर बनना भी बंद कर देता। क्योंकि जब आप इतना पैसा कमा सकते हो तो फिर आपका इंट्यूशन कितना पावरफुल है वो यूज करके पता चलेगा। सिर्फ पावरफुल होने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये पढ़ा होता तो आज ये कर देता, मैंने अगर ये किया होता तो आज मेरे पास ये होता। तो ऐसे लोग जैसे बोलते रहते हैं, एक बार बोले हैं तो उनको दोबारा भी बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि रूल फेल नहीं होता है। जो आप एक बार बोले हो दोबारा भी बोलोगे। एक इंसान कभी मेरे को कहा कि मेरा ब्लड जो है वो पॉजिटिव है और मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता। अब उसके कहने से थोड़ी होगा, उसके 3 दिन बाद उसको कोरोना हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कई बार होता है हम जो बोलते हैं और जो करते हैं वो यूजुअली सिंक्रोनाइज नहीं होता है। हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो हमें देखना होगा कि केतु का ये जो एनर्जी है, जो इंट्यूशन है आपको लग रहा है, उस इंट्यूशन को भी कैसे यूज करोगे और उसके लिए क्या उपाय करोगे। आपका 5th हाउस का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, उसका पावर क्या है। 5th हाउस के बारे में हम शुरू में भी बात किए थे, तो वो 5th हाउस और ये 5th हाउस में क्या अंतर है, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा केतु और राहु के बारे में। क्योंकि आपको मैंने केतु और राहु के बारे में 2 चीज बोला हूं। जब जब केतु और राहु स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आते हैं तब रूल ब्रेक होता है, तब किसी तरीके का डिजीज स्प्रेड होता है, तब डेफिनेटली जो सिचुएशन प्रिवेलिंग है वो बदलता है। जैसे केतु और राहु अपने नेटाल पोजीशन में जब भी आएंगे तो वो आपके लाइफ में किसी ना किसी तरीके का परिवर्तन लाएंगे ही लाएंगे। तो किसके लाइफ में परिवर्तन आएगा, अभी अभी राहु और केतु जो हैं 11th और 5th साइन में हैं, यानी लियो में केतु है और एक्वारियस में राहु है। तो जिस इंसान का केतु जो है अपने लगन चार्ट में लियो साइन में है और राहु जो है 11th साइन में है, तो उनके लिए उथल पुथल का समय है ये। याद रख लीजिएगा कि उनके लाइफ में ये डेफिनेटली बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। काफी अच्छा स्थिति है तो डरने वाला हालत है, क्योंकि वो बुरा में बदल सकता है। काफी बुरा स्थिति है तो अच्छे वाला स्थिति में वो बदल सकता है। अच्छा तभी बनेगा जब केतु का पावर बहुत ही अच्छा होगा आपके चार्ट में और आप जो है गणेश जी का भक्त हो। तो आपको केतु के लिए कई उपाय हैं, उसको भी हम बताएंगे। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक डीमैट अकाउंट तो खोल लीजिए जैसे भी हो। अगर आपको रियल टर्म में देखना है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है तो सिंपल सा इन्वेस्टमेंट टेक्निक है। एक ग्रो ऐप होता है, GROW ग्रो, मैं अभी शेयर करूंगा ग्रुप में। तो आप पहले जाके उसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, 0 पैसे में वो ऐप बन जाएगा। आप उसको यूज करो। आप घर में बैठे हुए हो, हाउस वाइफ हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप पैसा कमाना चाहते हो लेकिन अभी तक कमाए नहीं हो, तो हमारा फॉर्मूला ये कहता है अगर नहीं कमाए तो आगे भी नहीं कमाओगे। तो आपको ऐसा चीज एक बार करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि एक बार करोगे तो आप दोबारा उसको करने का मौका आपको मिलेगा। तो आप जो है उस ऐप को यूज करो। हर क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पर्टिकुलर शेयर जो है रिटर्न देने का कैपेबिलिटीज रखता है, कैसे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी 1,000 रुपए बनाने का कैपेबिलिटी चार्ट में रखता है। और मैं रियल टर्म में बताऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से कोई बता के ये कर रहा हूँ।
मैं आपको शेयर बताऊंगा, उसका मूवमेंट बताऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है। सेकंड है आपका ये जो कॉम्बिनेशन है कि कोई चीज को ग्रोथ के लिए एक्चुअल में कौन हेल्प करता है ना, ग्रोथ के लिए कौन हेल्प करता है। तो ग्रोथ के लिए कौन हेल्प करता है, जुपिटर को कारक ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ। तो आप समझ जाओ, अगर जुपिटर कारक ऑफ ग्रोथ है तो जुपिटर जो है किसी भी चीज को बढ़ा सकता है अगर उसका ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो जुपिटर क्या करता है, वो धन का भी कारक है, भाग्य का भी कारक है, और पिता का भी कारक, जैसे सूर्य को कहा जाता है गुरु को ही पिता तुल्य माना जाता है, तो गुरु के साथ भी बहुत बड़ा लिंक जो है आपका ग्रोथ का। ऐसे ही एक दूसरा ग्रोथ है, वो है राहु, छाया ग्रह है। जैसे खुशबू हर जगह फैल जाता है, बदबू हर जगह फैल जाता है, ये राहु ऐसे ही एआर वाला एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस तो राहु का है नहीं। तो राहु अदरक की तरह ग्रोथ देता है, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी बढ़ जाए। और राहु अगर ग्रोथ देता है तो राहु के साथ केतु हमेशा रहता है, 1-7 एक्सिस में वो ऑपरेट करते हैं। तो इसीलिए ग्रोथ के लिए राहु और जुपिटर को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरत है। शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है, जो आज ऊपर है वो नीचे आएगा, जो आज 10 रुपए का है वो 50 रुपए में जाएगा, 2 रुपए में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन का कारक कौन है, फ्लक्चुएशन का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा का स्थिति को यूजुअली डे ट्रेडिंग के लिए देखा जाता है। हिंदू लगन में भी चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हम लोग इसका फ्लक्चुएशन भी जो है देखेंगे। उसके बाद आपका नक्षत्र, क्योंकि खाली जो है आप प्लानेट के लेवल पे सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसमें नक्षत्र का स्टडी होता है। केपी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही नक्षत्र बेस्ड स्टडी है, और हमारे जो डिग्रीज हैं प्लैनेट्स का, उसके भी अंदर में नक्षत्र और उसका पादा जो है बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो जो 27 नक्षत्र है उसमें से फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, कौन से प्लैनेट उनके थ्रू जाते हैं, तो मैं ऐसे कई सारे कलेक्शंस कर रखा हूं जिसको मैं क्लास के साथ शेयर करूंगा। तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा स्टडी करने के लिए। और हम रियल टर्म में अगर कुछ पैसा कमाते हैं तब तो मेरा पॉपुलैरिटी ऐसे भी बढ़ जाएगा, और आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशंस सर आंखों पे और वो भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हाउसेस फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, हमारा पास्ट टू फ्यूचर का जर्नी कैसे होगा, ये जो वेरियस चार्ट्स है उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद माँ महालक्ष्मी का ब्लेसिंग्स हमें मिलेगा, उसके लिए कोई उपाय भी करेंगे। और हम लोग डेफिनेटली, चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, ये माँ लक्ष्मी जी का फोटो मैंने दे रखा है ना, तो आपको जो है इनका कृपा जो है मिलेगा, है ना। तो आप देखो, सबसे पहला बात है कि आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। और जैसे जैसे मैंने कोर्स बताया है, हमारा कोर्स उसी तरीके से प्रोसीड होगा। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो जो भी इस पे आपको समझना है, कोई अगर फर्स्ट टाइम भी क्लास अटेंड किया है तो वो हमारा वीडियो जाके देखे, और उसमें से वो हाउसेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में सिंपल आइडिया ले ले। एक ही दिन लगेगा, हाउसेस देख लिए और हमने प्लैनेट देख लिया, कौन सा फर्स्ट हाउस है, कौन सा सेकंड हाउस है, कौन सा थर्ड हाउस है, कहाँ से पैसे को देखा जाता है, कहाँ को पिता को देखा जाता है, माता को देखा जाता है। बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ कि दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई दिस नॉलेज, नेक्स्ट ईयर वो मुझे थैंक यू जरूर कहेंगे, क्योंकि वो अपने छोटे से अमाउंट से भी डेफिनेटली एक हैंडसम अमाउंट का रिटर्न पा सकते हैं। तो विद दिस मैं जो है इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं ना।